हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपना 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और हम लोगों ने न्यूटन साहब के 3 लॉज के बारे में बेसिक देखा था। अब आइए उन्हीं लॉज को डिटेल में देखते हैं और अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है ना। लेकिन अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। प्यारे बच्चों, टीचर क्या होता है? टीचर आपको रास्ता दिखाता है ना। टीचर आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना मेरे प्यारे बच्चों आपको ही है। हम लोग जब पढ़ाते हैं, हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ टॉपर्स होते हैं और कुछ टॉप नहीं कर पाते, है ना। तो यहां पर अब ये चीज डिपेंड किस पर करती है? आप पर करती है कि जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, अगर आपने वो पूरी चीज को एब्जॉर्ब किया, है ना। कोई प्रॉब्लम आई, उस पर आपने मेहनत किया, उसको बार बार रिवाइज किया। बेटा, अगर आप ठान लेते हो ना कि सर मुझे टॉप करना है, तो भाई साहब आपको ऑल इंडिया टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि सब कुछ तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। कोई चीज यहां पर प्यारे बच्चों छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक चीज को कवर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम लोग तो बस रास्ता दिखा रहे हैं, चलना ना चलना आपका काम है ना। ये आपका कॉल है। अगर आप चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। क्लियर? तो आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपने पर्सनल डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड या और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं। अगर मेरे से आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी वो मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, है ना। और आप सभी लोग आगे अपने जीवन में बढ़ें, यही मैं चाहता हूं। तो आप लोग यहां पर भी कनेक्ट होकर अपने पर्सनल डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, न्यूटन साहब के बारे में देखते हैं। तो ये थे हमारे न्यूटन साहब, जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन को डिफाइन किया था। और बेटा, लॉज ऑफ मोशन हमारे पास 3 हैं। सबसे पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सबसे पहला इन्होंने ये वाला लॉ दिया। दूसरा था न्यूटन्स सेकंड लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का लॉ है। ये हमें बताता है कि मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो। तीसरा था प्यारे बच्चों लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि एक्शन और रिएक्शन का ये लॉ है प्यारे बच्चों, कि एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, ये उसका लॉ है। कैसे एक्शन और रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, कितना होता है, मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजों के बारे में न्यूटन साहब ने बताया था। अब आते हैं अपने न्यूटन साहब के पहले लॉ पर। न्यूटन साहब का पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वह लगातार रेस्ट पर बना रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो लगातार प्यारे बच्चों मोशन में बना रहेगा। जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा, until and unless any external force is applied। जब तक मेरे प्यारे बच्चों आपने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अगर आपने कोई बाहरी फोर्स लगा दिया, कोई बाहर से एक धक्का लगा दिया, पुश या पुल कर दिया, तो अब वो ऑब्जेक्ट का जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स बेटा 0 के बराबर हो, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 के बराबर है, तो देयर विल बी नो चेंज इन इट्स स्टेट। देयर विल बी नो चेंज इन इट्स स्टेट। उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में प्यारे बच्चों कोई चेंज नहीं आएगा अगर उसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स आपने 0 कर दिया है तो। सो इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, देन देयर विल बी नो चेंज इन इट्स स्टेट। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर बना रहेगा। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में वो बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो एवरी ऑब्जेक्ट continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it।
मतलब जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स उसके रेस्ट या मोशन की कंडीशन को चेंज नहीं करेगा, तब तक उसमें कोई चेंज भाई साहब आने वाला नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमने फोर्स नहीं लगाया तो ऑब्जेक्ट की कंडीशंस में, उसके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों, इसी प्रॉपर्टी को जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ऑब्जेक्ट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट until and unless any external force is applied। अपने चेंज में, अपने स्टेट में किसी भी तरह का प्यारे बच्चों ये चेंज लाना नहीं चाहता जब तक कोई फोर्स ना लग जाए। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहेगा। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब प्यारे बच्चों कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो जैसा है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी में होने वाले किसी भी चेंज को हमेशा ही रेजिस्ट करता है। वो अपनी वेलोसिटी में छेड़छाड़ पसंद नहीं करता है। रेस्ट पर है तो हमें रेस्ट पे बने रहने दो, हम मोशन में है तो हमें मोशन में बने रहने दो। ये ऑब्जेक्ट का कहना होता है, उसका नेचुरल टेंडेंसी यही है। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखो, अगर वो मिट्टी खा रहा है तो वो चाहता है मिट्टी खाने दो, हमें परेशान मत करो, जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। तो ये ऑब्जेक्ट का, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है, ये ऊपर वाले ने उसको दिया है। वरना हर एक बच्चा, सोचो आप भी जब छोटे थे तो आप भी मिट्टी खाते रहे होंगे, मैं भी खाता रहा हूंगा, और कोई भी छोटा बच्चा होता है तो वो ये काम करता ही करता है। तो ये उसको कहां से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है, ये उसको नेचुरली उसको मिल रहा है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वही उसकी इनर्शिया को प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करता है। हायर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्यारे बच्चों मास जितना ज्यादा होगा, उसका जो इनर्शिया है वो भी प्यारे बच्चों उतना ही ज्यादा होगा। हायर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हायर विल बी इट्स इनर्शिया। जितना ज्यादा प्यारे बच्चों मास होगा, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया जो होता है दैट इज समवेयर वी कैन राइट इट, इट इज ऑब्स्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन। इनर्शिया प्यारे बच्चों क्या है? इट इज ऑब्स्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन। प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्स्टिकल होता है, रुकावट होती है। जितना ज्यादा रुकावट होगी उस स्ट्रेट लाइन मोशन में उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब हायर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हायर विल बी इट्स इनर्शिया। मास बढ़ेगा तो जरा खुद ही सोचो आप, ऑब्स्टिकल की अगर मैं बात करूं लीनियर मोशन में, अगर कोई एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है तो बोलो उसको खींचना आसान है, उसको धक्का भी देना आसान है, मतलब आप उसको स्ट्रेट लाइन में बहुत ही सिंपली मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है तब क्या करोगे? भारी ऑब्जेक्ट को खींचना भी कठिन है, और अगर वो भारी ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा है तो उसको रोकना भी कठिन है। जैसे हाथी को खींचना भी कठिन है, और अगर वो चल के आ रहा है तो आप उसको जल्दी रोक भी नहीं पाओगे, वो भी कठिन है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? अगर मास बढ़ता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्स्टिकल भी बढ़ता है, मतलब उसका इनर्शिया भी बढ़ता है। मोर द मास, मोर विल बी द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, और अगर मास कम तो प्यारे बच्चों इनर्शिया भी कम। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनर्शिया जो होता है बेटा वो तीन तरीके का हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में बना रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग ना लगा दें।
Any object will remain in its state of rest until and unless any external force is applied. This property is known as inertia of rest. कोई बुक है आपके कमरे में रखी है तो बुक वहां पर उसी तरीके से उसी जगह पर तब तक रखी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, मतलब उसको कोई उठाए ना, उसको धरे ना, है ना भाई साहब। अगर आपने बुक में छेड़छाड़ नहीं की है, उसको आपने छुआ नहीं है, टच नहीं किया, तो बुक अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लग जाए। क्लियर? तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट। What is inertia of rest? It is the tendency of the object to remain at rest. किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पर बने रहने की टेंडेंसी, उसके अंदर जो आलस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। दिस मीन्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until a sufficiently large external force is applied on it. जब तक कोई लार्ज फोर्स उसके ऊपर ना लग जाए। जैसे आप हैं, आप मान लो बैठे हैं, ठीक, मैं चाहता हूं कि मैं आपको खींच दूं, आप उठ जाएं, आप मूव करने लगे, तो आपको खींचने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स बोलो रिक्वायर्ड है ना। कोई सोचो इतना सा बच्चा आ जाए, कोई छोटा सा बच्चा, और वो सोचे कि आपको खींच देगा, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अगर आपको खींच रहा हूं तो वो एक डिजायर्ड फोर्स हमने लगा दिया, तो भाई साहब आप उड़ जाओगे। और मेरी जगह अगर खली होता तो सोचो भाई, मेरी जगह अगर खली आपको उठाने आए तो आप वैसे ही भाग जाओगे, है ना। अरे सर कौन पंगा ले, है ना। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट पर रहने की टेंडेंसी। ठीक, एग्जांपल देखो, व्हेन ट्रेन एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग सडनली, पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। जब भी कोई ट्रेन में आप बैठे हो या खड़े हो, मान लो ट्रेन सडनली चल गई, सडनली जब कोई ट्रेन चलती है तो एक झटका सा लगता है। अगर आप ट्रेन में खड़े हो तो आप बैकवर्ड, पीछे की तरफ आपके ऊपर झटका लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि अगर मैं यहां पर रेस्ट पर खड़ा हूं तो मेरी बॉडी रेस्ट पर है, और मेरी बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है कि मैं यहीं सो जाऊं भाई साहब, है ना। लेकिन अगर ट्रेन चली तो अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर हम हैं, तो हम भी चल रहे हैं, फिर हम भी मोशन में हो गए क्योंकि ट्रेन मोशन में है। लेकिन बॉडी इस चेंज को प्यारे बच्चों क्या करेगी? अपोज करेगी, और इसीलिए बॉडी पर एक झटका लगता है, वो भी पीछे की तरफ। बॉडी वहीं रहना चाहती है, बट ट्रेन आपको आगे ले जा रही है, तो आपके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये एग्जांपल है हमारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन अ कारपेट इज बीटन अप विद ए स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स आर डिटैच्ड। कोई कारपेट मान लो गंदा हो गया, उसको साफ करना है, तो भाई साहब पहले उसको उल्टा टांगो, फिर लेके एक डंडा पिटाई शुरू कर दो। जैसे ही आप उसको बीट करोगे, पिटाई करोगे, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो निकल कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी वही सीन है, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पर रहना चाहता था, बट आपने क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके ऊपर, इसलिए उसको मजबूरन वहां से हटना पड़ा, उसको वहां से निकलकर जाना पड़ा। तो ये भी आपका एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड इनटू ग्लास पेन, शीशे का मान लो एक कोई ग्लास का शीट है और उसमें एक बुलेट अगर हम लोग फायर कर दें, तो प्यारे बच्चों बुलेट एक छेद करके उसमें निकल जाता है। पूरा का पूरा शीशा एकदम से टूट के चकनाचूर नहीं होता है, बुलेट उसमें छेद करके केवल निकल जाता है। तो देखो लिखा है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ ग्लास पेन इट पियर्सेस अ होल ओनली एट द पॉइंट वेयर द बुलेट हिट्स द ग्लास विदाउट ब्रेकिंग एंटायर ग्लास पेन इनटू पीसेस। कभी भी अगर आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया हो, किसी भी शीशे पर अगर हम लोग एक बुलेट चलाते हैं तो क्या होगा? वो सिर्फ एक छेद करके उससे पार हो जाएगा, पूरे के पूरे शीशे को चकनाचूर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो शीशा था वो रेस्ट पर था और वो रेस्ट पर रहना चाहता है। लेकिन ये बुलेट आई, सडनली इस बुलेट ने उसको मूव कराने की कोशिश की, बट वो कह रहा है कि भाई साहब हम तो मूव नहीं करेंगे क्योंकि हम तो रेस्ट पर थे। तो खुद को रोकने की कोशिश करता है और वो रोक भी ले जाता है। इसी वजह से जितनी जगह पर बुलेट लगी है केवल वही जगह पर छेद होगा, बाकी जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। सो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन।
ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहता है, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहता है, वो कभी भी फिर रुकना नहीं चाहता है जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। दिस मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। Example, when a person jumps out of a moving bus, he should run in the direction in which the bus is moving, otherwise he will fall down. मतलब ये है कि अगर मान लो ये एक बस है, मान लो भाई साहब ये एक बस है, एक ये इसका टायर है, एक ये इसका टायर है, बाकी पीछे भी टायर रहे होंगे, है ना। और यहां कहीं पे मान लो ऐसा हमारा ड्राइवर साहब बैठे हैं, ये उनकी चेयर है ना। और ये ट्रेन जो है, सॉरी ये जो बस जो है, ये लेफ्ट साइड में आगे की तरफ बढ़ रही थी। आप सबको पता है कि यहाँ पीछे की तरफ एक ऐसा डोर होता है, एक यहाँ आगे की तरफ डोर होता है अंदर चढ़ने के लिए, है ना, इस तरीके से। अब अगर मान लो यहां से कोई एक भाई साहब हैं, वो भाई साहब को ज्यादा जल्दी थी, अब ये बस यहां पे चल रही है, अपने स्टॉप पर रुकने ही वाली है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे कलाकार होते हैं, ये बस जो है यहां पर बस रुकने ही वाली है, लेकिन इनके अंदर पता नहीं क्या चुल है, इनको लगा कि नहीं अब हमें तो भैया उतरना है, हाँ हम सबसे पहले उतर जाएंगे, ऑस्कर अवार्ड हम ही ले लेंगे। तो ये सबसे पहले उतरने की कोशिश करते हैं, और ये बस स्लो बस हो ही रही है अभी, मतलब एकदम रुकी नहीं है ना, लेकिन ये उतरना चाहते हैं, चलती हुई बस से उतरना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये यहां से नीचे ऐसे ही सोचे कि हम कूद जाएंगे बिल्कुल रंगबाजी में, हाँ फिल्मी इन्होंने मूवी देखी कोई, और इनको लगा हम तो कूद जाएंगे, हम तो बिल्कुल एकदम एक्शन हीरो हैं, जैसे ही ये कूदेंगे तो भाई साहब इनका गिरना तय है, ये गिर पड़ेंगे अपने आप। लेकिन अगर ये जैसे मान लो बस इधर की तरफ जा रही है, और अगर ये मान लो गेट से उतरे और उतरते ही ऐसे ऐसे हल्का हल्का भागना शुरू कर दे बस की डायरेक्शन में, तो बेटा ये बच जाएंगे, बचने के चांसेस ज्यादा हैं, इनको चोट नहीं लगेगी। लेकिन आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इस तरह की बेवकूफी कभी मत करिएगा। चलती हुई बस से उतर के आपको कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलने वाला है ना। कोई ऐसा काम आप लोग मत करिएगा जिसमें रिस्क हो। फिलहाल क्योंकि एक एग्जाम्पल है तो मैंने आपको बस समझा दिया कि अगर ये उतरते ही बस के मोशन की डायरेक्शन में अगर चल जाएं तो इनके गिरने के चांसेस कम है। अब रीजन, अगर बस बेटा लेफ्ट में जा रही है तो हमारी बॉडी भी लेफ्ट में जा रही है, और हमारी बॉडी फिर लेफ्ट में ही जाना चाहती है, ठीक। उतरते ही तुम सोचो एकदम से रुक जाएंगे, बॉडी आगे जाना चाहती है, तुम रुक गए तो बॉडी आपको आगे की तरफ गिरा देगी, मुंह के बल गिरोगे। लेकिन अगर उतरते ही आप बस की डायरेक्शन में थोड़ा सा चल जाओ तो भाई बॉडी आगे ले जाना चाहती है, तो हम भी आगे जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर होता है। इसीलिए जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनका यही काम है कि रोज अपने ऑफिस से आते जाते टाइम बस से, चलती बस से उतर जाते हैं, है ना, बहुत तेजी से कि भीड़ भाड़ में ना फंसे, तो पहले ही उतर जाते हैं थोड़ा सा, तो वो लोग इसी तरीके से उतरते हैं अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। लेकिन मैं फिर से कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह का कोई काम, कोई प्रैक्टिकल करने की कोशिश मत करना, चोट आपको लग सकती है। क्लियर? तो यहां से एक कॉन्सेप्ट भी आ गया जो कि आप लोग के काम आएगा जब आप लोग 11th में आओगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से अलग होता है, बस मूविंग थी ना, अगर वो बस से अलग होता है तो अलग होने वाले ऑब्जेक्ट के पास स्पीड वही आ जाएगी जो मेरे प्यारे बच्चों बस की थी। सो दैट पर्सन विच इज डिटैचिंग फ्रॉम द बस will have same velocity as the bus। जो बस की वेलोसिटी है वही इसकी भी हो जाएगी। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है। अगला एग्जांपल देखो, ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है एंड इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इनसाइड द ट्रेन बाय अ पैसेंजर, देन बॉल कम्स बैक टू हिज हैंड। मतलब मान लो मैं ट्रेन पे खड़ा हूं और मैंने एक बॉल को ऐसे उछाला, ठीक, तो वो बॉल वापस हमारे हाथ में आती है। लेकिन जरा सोचो कैसे ऐसा हो रहा होगा भाई। अगर मैं ट्रेन में हूं तो ट्रेन अगर मूव कर रही है तो भाई साहब हम भी मूव कर रहे हैं, है ना। और अगर हमने इस बॉल को ऐसे उछाला
और ये बॉल वापस हमारे हाथ में आ गई, इसका मतलब ये बॉल भी आगे मूव कर रही है, क्योंकि अगर मान लो ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन में हम खड़े हैं तो हम भी मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो जो बॉल हमने ऐसे उछाला होगा तो ये बॉल भी आगे मूव कर रहा, तभी तो वापस हाथ में आया, वरना वो हाथ में वापस ना आता। तो प्यारे बच्चों, ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है? दैट इज ऑल्सो इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। वो बॉल मोशन में थी तो वो बॉल मोशन में ही प्यारे बच्चों रहना चाहती है। तीसरा है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जाना चाहता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पसंद नहीं करता है। सो द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव in a particular direction या to maintain its direction is called inertia of direction. This means an object moving in particular direction remains continue to move in that until an external force is applied to change it. आप अगर राइट साइड में जा रहे हो तो आप राइट साइड में ही जाना चाहते हो, आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहते हो, आप करोगे भी नहीं जब तक आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही काम ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे करूं बात, व्हेन बस सडनली टेकन अ टर्न, आप बस में मान लो बैठे थे और वो बस सडनली कहीं पे मुड़ जाए, ऐसे सडनली मुड़ जाए, तो आपने देखा होगा जैसे ही बस टर्न करती है तो हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट कर जाते हैं। द पैसेंजर्स सिटिंग कैजुअली एक्सपीरियंसेस जर्क इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, उनके ऊपर एक झटका लगता है, एक जर्क लगता है। बस अगर मान लो लेफ्ट में मुड़ेगी तो हम लोग राइट साइड में हम लोग के ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां भी वही बात है भाई, अगर बस इस डायरेक्शन में जा रही थी तो हमारी बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। बस ने सडनली बस मुड़ गई लेकिन हमारी बॉडी तो मुड़ना नहीं चाहती है, तो इसीलिए वो झटका एक लगेगा। क्लियर? एक जर्क फील होगा एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Suppose a stone tied to a string is whirled around against in a circle. What happens when the string is cut? The stone flies off tangentially due to inertia of direction. मतलब ये है कि अगर आपने एक रस्सी में एक पत्थर को बांधा और आप उसको ऐसे ऐसे घुमाओ तो ऑब्वियस है वो पत्थर ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, है ना। अब अगर किसी तरीके से ये रस्सी टूट गई तो पत्थर कैसे जाता है बेटा? पत्थर अगर मान लो ऐसे जा रहा था, यहां पे रस्सी टूटी तो वो फिर इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली चला जाएगा। मान लो वो ऐसे आया, यहां पे रस्सी टूटी तो अब वो ऐसे चला जाएगा। क्लियर? फॉर अ मोमेंट वो टेंजेंशियली मूव करेगा, उसके बाद वो ऐसे नीचे गिर जाएगा क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी, अलग बात है। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव टेंजेंशियली ही करेगा। जैसे मान लो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था और यहां से रस्सी टूटी तो ऐसे आकर के गिरेगा, यहां पर अगर रस्सी टूटी तो ऐसे आकर के गिरेगा बेटा। क्लियर? तो ये इसका पाथ हो जाएगा, बिकॉज इट विल मूव टेंजेंशियली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट यहां पर था तो उसका डायरेक्शन बोलो यही था, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था वो उसी में मूव करना चाहता है, इसलिए वो टेंजेंशियली आगे की तरफ बढ़ता है। फिर आते हैं अब हम लोग, देखो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि था लॉ ऑफ मोमेंटम। तो पहले आप लोगों को मोमेंटम के बारे में बता दें, मोमेंटम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देखो ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास तो 100% होता ही है, मासलेस ऑब्जेक्ट तो कोई होगा नहीं। और अगर वो मूव कर रहा है तो प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, और अगर हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वही मोमेंटम कहलाता है। तो आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया कि मोमेंटम इज सिंपली डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी।
मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन राइट p इज इक्वल टू एम वी। मास m है और v क्या है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी है। तो ये आपका आ गया एक छोटा सा फार्मूला, p इज इक्वल टू एम वी। ये आपके पास फार्मूला आ गया। मोमेंटम p से रिप्रेजेंट होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, जहां पर p क्या है, मोमेंटम है, m मास है और v जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोमेंटम जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, p इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर, है ना। वेक्टर जो क्वांटिटीज बेटा जो भी होती है उनके ऊपर इस तरीके का एक एरो आप लगा सकते हो। सो यू कैन राइट इट, p वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए प्यारे बच्चों मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा प्यारे बच्चों, वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होता है। सो मोमेंटम इज हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, वही डायरेक्शन हमारे पास मोमेंटम का भी होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम हैज सेंसेस ऑफ डायरेक्शन, Therefore, it is a vector quantity. लीनियर मोमेंटम जो होता है इसके पास डायरेक्शन किसका होगा, वेलोसिटी का। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका मोमेंटम भी अपवर्ड है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइट साइड में है प्यारे बच्चों, तो उसका मोमेंटम भी राइट साइड में होगा। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन किसका होता है, वेलोसिटी का। सो द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट is same as the velocity of the body at that instant. सेम चीज आपको बताई गई। अ बॉडी मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ, अगर कोई बॉडी किसी एक कर्व्ड पाथ पर मूव करती है तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज आल्सो टेंजेंशियल। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके के पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे रास्ते पर वो मूव कर रहा है। क्लियर? जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर होगा तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, वेलोसिटी हमेशा पाथ पर टेंजेंशियल होती है, तो वही डायरेक्शन हो गया मोमेंटम का। जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा तो अब टेंजेंट कुछ ऐसा होगा तो ये डायरेक्शन हो गया मोमेंटम का। जब वो यहां पर होगा तो अब टेंजेंट हो गया ऐसा, तो ये डायरेक्शन हो गया मोमेंटम का। जब वो ऑब्जेक्ट यहां पर था तो यहां पर टेंजेंट ऐसा था, तो ये डायरेक्शन था वेलोसिटी का और यही डायरेक्शन था प्यारे बच्चों मोमेंटम का। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी कर्व्ड पाथ पर अगर आपसे कहा जाए कि भैया मोमेंटम बताओ, जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। जब वो यहां पर पहुंचेगा तो उसका मोमेंटम प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा। जब ऑब्जेक्ट आपका यहां पर पहुंचेगा तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा। यही सेम ऑब्जेक्ट जब आपका यहां पर पहुंचेगा तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा। सो मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल। टेंजेंट की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं 75 kg का कोई एक पर्सन था, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, इसका मोमेंटम बताओ। तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है, वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है प्यारे बच्चों मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास हम लोग को पता है 75 kg, वेलोसिटी हम लोग को पता है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू आ जाएगी 150। अब मैटर यह है कि सर इसका यूनिट क्या होगा, सर इसका यूनिट क्या होगा।
तो बेटा अगर ये है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसके यूनिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो मास का यूनिट आप मुझे बताओ क्या होता है? मास का यूनिट आप बोलोगे सर केजी। वेलोसिटी का बेटा बताओ क्या होता है? तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट हो गया प्यारे बच्चों केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सीजीएस यूनिट में अगर मैं आपसे बात करूं तो मास का यूनिट हो गया ग्राम्स, डिस्टेंस हो जाएगा सेंटीमीटर में, और टाइम हो जाएगा सेकंड में। सो ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा यूनिट। क्लियर? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी 150 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गया मोमेंटम का। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार वेइंग 1500 केजी? कह रहे मोमेंटम में चेंज बता दो। मास 1500 किलो है। When its speed increases from 36 km per hour to 72 kilometers per hour uniformly। अच्छा, देखो ऑब्जेक्ट का जो मास यहां पर गिवन है वो 1500 kg है। ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड है दैट वाज 36 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों अगर किलोमीटर पर आवर है और हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम में सॉल्व करना है तो हम या तो एमकेएस में सॉल्व करेंगे एसआई में, या तो सीजीएस में सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको ये किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड में। तो ये जो लिखा है 36, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/18। तो ये आपका आ जाने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है इनिशियल, और इसका मास है 1500 किलो। तो आप जरा सोचो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास है 1500 केजी और इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम आ गया हमारा 15,000 केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम लोग आगे की बात करें तो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें दे रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर भी आप वही काम करोगे, 72 में आप अगेन 5/18 का आप मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर ये कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकेंड में। तो प्यारे बच्चों ये आपका बनेगा 4, यानी कि ये बनेगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पर आया था 10 मीटर पर सेकेंड, वो हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं निकालूं फाइनल, सो दैट विल बी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो मास कितना था 1500 केजी और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 20। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 30,000। यहां था 15,000, यहां पर आया 30,000 केजी मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल मोमेंटम। लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि सर चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? दैट विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और प्यारे बच्चों फाइनल मोमेंटम कितना है 30,000 माइनस इनिशियल मोमेंटम प्यारे बच्चों कितना है 15,000। तो 30,000 माइनस 15,000 डिफरेंस आप लोग करेंगे तो वो डिफरेंस भी कितना आएगा 15,000। यूनिट हो जाएगा इसका केजी मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर करेक्ट आंसर, है ना। आ जाइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास 25 केजी हैज मोमेंटम 125 केजी मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस बार वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो बेटा मोमेंटम होता है ना मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगा मोमेंटम अपॉन मास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोमेंटम की वैल्यू है 125 केजी मीटर पर सेकेंड और स्पीड है 25। इसको आप कैंसिल करोगे प्यारे बच्चों तो आएगा 5, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मोमेंटम पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए न्यूटन साहब के सेकंड लॉ पर आते हैं। अभी तक तो मैं आपको मोमेंटम समझा रहा था कि भाई मोमेंटम क्या होता है। अब आइए लॉ पर आते हैं कि हमारा लॉ क्या है। तो प्यारे बच्चों लॉ हमारा कहता है कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
देखो फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे भाई साहब उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेकंड लॉ ये बताता है कि अगर फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा। तो बेटा अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो दैट एक्सटर्नल फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यही है आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ देखो क्या कहता है, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज भी उसी डायरेक्शन में आएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट is directly proportional to the applied force। जितना ज्यादा प्यारे बच्चों आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने वाले हो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में भी प्यारे बच्चों उतना ही ज्यादा चेंज वहां पर आने वाला है। सो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। सो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। भाई प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट K आएगा। बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें द वैल्यू ऑफ K इज 1। K की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है। तो यहां से आएगा आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट is certainly equal to delta P upon delta T। एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हो कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum। That means the external force applied on the object is always equal to rate of change of momentum। So we can write here the external force is equal to change in momentum upon time interval। Change in momentum upon time interval। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। External force applied on the system is equal to rate of change of momentum। F external is equal to delta P by delta T। Clear? That means you can simply write here the external force is equal to change in momentum upon time इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। ये प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इतने के बराबर होता है। और अगर आप लोग ध्यान से समझ रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा। मोमेंटम को बेटा हम लोग लिख सकते हैं ना मास इनटू वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना। इसका मतलब था चेंज इन मोमेंटम और इसका मतलब था चेंज इन टाइम। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। और जरा सोचो ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट होता है बेटा। जो चीज कांस्टेंट है उसका अंदर कोई काम नहीं है। तो आप लिखोगे इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज m टाइम्स डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। और प्यारे बच्चों एक्सटर्नल फोर्स विल बिकम m टाइम्स डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है। तो आप कहोगे सर ये तो आपने खूब पढ़ाया है। दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों हमारे पास रिजल्ट निकल करके आया। क्या रिजल्ट निकल करके आया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, एंड दिस इज द रिजल्ट obtained from Newton's second law. It is the result obtained from Newton's second law. न्यूटन साहब के दूसरे लॉ से ये रिजल्ट निकलता है, लेकिन अगर कोई पूछे लॉ क्या है तो लॉ ये है कि सर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉ है, दिस इज लॉ। इवन आप इसको भी लॉ कह सकते हो, ये भी आपका लॉ है। बट F इज इक्वल टू एम ए इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉ। अगर आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाए F बराबर एम ए इज न्यूटन सेकेंड लॉ, तो आपको कहना चाहिए सर ये मतलब अधूरा है, इट इज रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉ, इट इज नॉट द लॉ। ये लॉ नहीं है, लॉ ये है। लॉ वो होता है जो हमेशा लागू हो जाए, हमेशा अप्लाई हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये तभी अप्लाई होगा, F बराबर एम ए तभी अप्लाई होगा जब ध्यान से समझिएगा, F बराबर एम ए, एक मिनट, F बराबर एम ए तभी अप्लाई होगा, जस्ट अ मिनट, जब मास कैसा होगा, कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तभी F बराबर एम ए अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। अभी आप लोग छोटे हो, 9th क्लास में हो हो सकता है आपको ना पता हो कि मास कब चेंज होता है। तो अभी फिलहाल 9th के लिए 10th के लिए यही जान लो कि मास चेंज नहीं होता है, मास कांस्टेंट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मास कांस्टेंट है तो आप बोलोगे F बराबर एम ए है। लेकिन अगर सोचो, चलो मैं थोड़ा सा आपको फील कराने की कोशिश करता हूं, रॉकेट, कभी भी रॉकेट ऊपर उड़ते हुए टीवी में देखा है ना? जब रॉकेट बेटा ऊपर उड़ता है तो रॉकेट से ढेर सारी एग्जॉस्ट गैसेस बोलो बाहर निकलती हैं। अब अगर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं तो फ्यूल बर्न हो रहा होगा उसके अंदर जो रहा होगा, और अगर वो फ्यूल बर्न हो रहा है तो बेटा फ्यूल का मास तो रिड्यूस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो रॉकेट ऊपर इसी वजह से जाता है क्योंकि उसका मास कम हो रहा है। तो वहां पर मास कैसा है, वेरिएबल है। मास हमेशा कांस्टेंट बेटा नहीं होता है। लेकिन अगर मास कांस्टेंट होगा तो आप यहां पर ये इक्वेशंस को, F बराबर एम ए को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी एंड टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। सो वी हैव द रिलेशन F इज इक्वल टू एम ए। ये प्यारे बच्चों हमारे पास रिलेशन आ गया, F बराबर एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि भाई मुझे आप यूनिट ऑफ फोर्स बता दो, फोर्स का यूनिट बता दो प्यारे बच्चों, तो फोर्स का यूनिट होता है केजी, भाई मास का केजी और एक्सेलरेशन का होएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और प्यारे बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। सो वी हैव अ रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कहे कि भाई बताओ जरा 1 न्यूटन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अगर 1 केजी के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, 1 न्यूटन। इफ 1 kg mass is provided with acceleration of 1 meter per second square, then its force is 1 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन। अगर सीजीएस में आ जाओ तो वही मास ग्राम्स में होगा, वही एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डाइन, DYNE। सो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक एसआई यूनिट है,
ये वाला SI यूनिट है, और प्यारे बच्चों ये वाला आपका CGS यूनिट है, CGS यूनिट है। अगर मैं आपसे कहूं न्यूटन और डाइन में रिलेशन बताओ, तो जरा सोचो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं बेटा? तो आप बोलेंगे सर 1000 ग्राम्स होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 100 सेंटीमीटर होता है। और सेकेंड स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना बनेगा? 1000 इंटू 100 यानी 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। मेरे प्यारे बच्चों 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 10 टू द पावर 5 डाइन। 10 की पावर 5 डाइन। आई होप आप सभी लोगों को न्यूटन साहब का पहला लॉ खूब डिटेल में समझ में आ गया होगा। न्यूटन साहब का दूसरा लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग और डेप्थ में घुसेंगे और इसके कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। देन हम लोग न्यूटन साहब के थर्ड लॉ पर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।